थकान से चूर होकर जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि रीमा सज धज कर तैयार खड़ी थी। उसने गुलाबी रंग की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन तभी उसने कहा कि वो मायके जाने के लिए तैयार है। उसकी ये बात सुनकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। मैंने कहा, देखो रीमा, तुम कल चली जाना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं उसे टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर मैं मना नहीं कर सका। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और वो लगभग 1 हफ्ते मायके जाती थी। फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करता था और उसकी किसी भी बात को टालना मेरे लिए मुश्किल था। इसीलिए मजबूरी में मैंने उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। मैंने हाथ मुंह धोकर खुद को तरोताजा किया और फिर उसे उसके मायके छोड़ आया। उसने कहा कि रात को वापस आते समय उसे ले जाना। मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए जल्दी घर लौट आया। उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने रीमा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे ही मैंने हमारे घर के गेट के सामने अपनी गाड़ी रोकी, मेरी नज़र पड़ोसी के छत पर गई। मैं हैरान रह गया। छत पर वही ड्रेस टंगी थी जो रीमा ने अभी थोड़ी देर पहले पहनी थी। वही रंग, वही डिज़ाइन। मैं देर तक उस ड्रेस को देखता रहा। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद रीमा और पड़ोस की भाभी ने साथ में शॉपिंग की होगी और एक जैसी ड्रेस खरीदी होगी। मैं गेट खुलने का इंतजार करने लगा। चौकीदार ने गेट खोला और मैं गाड़ी लेकर अंदर आ गया। मैंने घर के नौकरों से कहा कि आज मुझे कोई परेशान ना करें, मैं आराम करना चाहता था। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। 2 दिन बाद रीमा ने मुझसे कहा कि वो फिर मायके जाना चाहती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इस बार उसने नीले रंग की बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो आज भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसे उसके मायके छोड़ आया, लेकिन जब मैं घर लौटा तो फिर वही घटना दोहराई गई। पड़ोसी के घर की छत पर वही ड्रेस टंगी थी जो रीमा ने पहन रखी थी। ये देखकर मैं दंग रह गया, लेकिन मैं इस बारे में नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन जब तीसरी बार भी यही घटना हुई तो मैं परेशान हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं खुद रीमा को उसके मायके छोड़कर आया था और उसका मायका हमारे घर से काफ़ी दूर था। इतनी जल्दी उसका वहाँ से लौट आना इतना आसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीमा मायके जाने का बहाना बनाकर हमारे पड़ोसी के घर जा रही हो। लेकिन ये भी कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे उसके मायके छोड़ने गया था। इन सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया। उस दिन मैं ये बात जानने के लिए खुद गाड़ी लेकर अपने ससुराल की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि रीमा वही ड्रेस पहने हुए थी और मुझे देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, अजय, तुम अभी तक गए नहीं? ये सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया और मन ही मन खुद को दोष देने लगा। मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी अजीबोगरीब बातें सोच रहा था। रीमा का मायका हमारे घर से बहुत दूर है, इसीलिए इतने कम समय में उसका यहाँ लौट आना आसान नहीं है। मैंने खुद को समझाया और वहाँ से लौट आया, लेकिन घर आकर मेरा ध्यान फिर से पड़ोसी के घर की ओर गया, जहाँ वो ड्रेस अभी भी सूखने के लिए टंगी हुई थी। एक पल के लिए मैं रुक सा गया। ऐसा 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार कैसे? इस बारे में बात करने में मुझे डर लग रहा था। मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और अगर रीमा को ये सब पता चला तो वो परेशान हो जाएगी। इन सब बातों को सोचकर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रहा। मैं उस दिन को याद करने लगा जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं रीमा को अपनी दुल्हन बनाकर घर लाया था। उसी दिन मेरे पड़ोसी असीम मुझे शुभकामनाएं देने मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि वो मेरी शादी में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उसी दिन उनकी भी शादी थी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और फिर उन्हें गले लगाकर उनकी शादी की शुभकामनाएं दी और वो अपने लाए हुए मिठाई के डिब्बे से ज़बरदस्ती मुझे एक मिठाई खिलाने लगा। वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। खुश तो मैं भी बहुत था। आखिर मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज हुई थी रीमा के साथ। जब मैंने पहली बार रीमा को देखा, उसी पल मैंने उसे अपना दिल दे दिया था। वो मेरी सेक्रेटरी मिताली से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। रीमा और मिताली अच्छी दोस्त थीं। दोनों ने साथ में शॉपिंग की थी और फिर लंच पर जाने का प्लान बनाया था। इसीलिए मिताली ने पहले ही मुझसे छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी समय मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने कैबिन से बाहर निकला, मेरी नज़र रीमा पर पड़ी। मैं उसे देखता ही रह गया। उसे देखकर मैं इतनी देर तक घूर रहा था कि वो थोड़ा सहम सी गई। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और वहाँ से बाहर निकल गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो और मिताली बातें करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। रीमा किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी।
और उसकी लहराते हुए लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार हटा रही थी। मुझे एक मौका मिला और मैंने मिताली से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। ये एक झूठ था, मैं उस दिशा में नहीं जा रहा था, लेकिन क्या करता, दिल से हार मानकर मैंने ये बात कह दी थी। मेरी बात सुनकर मिताली बहुत खुश हो गई थी और रीमा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन रीमा थोड़ी झिझकते हुए गाड़ी में बैठी थी। मेरा दिल उस वक्त आसमान में उड़ रहा था। मैं पीछे वाले शीशे से बार बार उसे ही देखे जा रहा था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि रीमा ही मेरी जीवन साथी बनेगी। मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि मेरा सब्र रखना मुश्किल हो गया। 2 दिन बाद मैंने मिताली से सब कुछ कह दिया। मिताली मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने बताया कि रीमा एक मिडिल क्लास फैमिली से है, वो नौकरी करके अपने माता पिता और भाई बहनों का ख्याल रखती है। मैंने मिताली से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रीमा बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उसके घर कब जा सकता हूँ? मिताली ने वादा किया कि वो जल्दी ही मुझे बताएगी। कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ को लेकर रीमा के घर गया। उन्होंने हमारा अच्छे से स्वागत किया। पहले ही मुलाकात में शादी पक्की हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी माँ भी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। हालांकि माँ मेरे साथ नहीं रहती थी, उनका मन अपने घर के अलावा कहीं और नहीं लगता था। मैं नौकरी के सिलसिले में मुंबई रहता था, एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था। ये घर और गाड़ी भी कंपनी की तरफ से ही मिली हुई थी। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, साथ ही कई तरह के बोनस भी मिलते थे। और अगर कभी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता तो कंपनी और ज्यादा पैसे देती थी। मैं अपनी नौकरी और लाइफस्टाइल से बहुत संतुष्ट था और जब से रीमा मेरी जिंदगी में आई थी तब से ऐसा लगता था कि जिंदगी में अब कुछ भी अधूरा नहीं है। मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। रीमा भी हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और हर तरह से मेरे लिए एक आदर्श जीवन साथी थी। लेकिन जब से ये ड्रेस वाला रहस्य शुरू हुआ तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अब तो मैं रीमा से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। जब भी वो मायके जाने की बात करती मेरे अंदर गुस्सा फूट पड़ता। एक दिन तो मैंने उस पर चिल्ला ही दिया, सारा दिन बस मायके जाने की ही सोचती रहती हो, कभी ये सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ? मैंने गुस्से में जोर से चिल्लाया। मेरी बात सुनकर वो डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हें क्या हो गया है अजय? क्या मैंने कोई गलती की है? रीमा की बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया और मैं अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगने लगा। कुछ समय बाद मैं उसे मायके छोड़ने गया, लेकिन लौटते समय फिर वही ड्रेस मैंने असीम के घर की छत पर टंगी देखी। इस बार मेरे अंदर अजीब सा डर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े से मेरे सिर पर वार कर रहा हो। हर बार सच जानने के लिए मैं रीमा के मायके लौटता था, लेकिन वे लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे। मैं वहां कोई ना कोई बहाना बनाकर लौट आता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। रीमा भी मुझसे नाराज रहने लगी थी। मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था और ऑफिस में भी लोग मेरे खिलाफ शिकायतें करने लगे थे। मुझे डर था कि अगर ये नौकरी भी चली गई तो मेरे पास और कोई सहारा नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने किसी भी तरह अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन जब दिमाग हर वक्त परेशान हो तो कोई कैसे ठीक रह सकता है। मैंने अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाकर ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। इस दौरान मैंने महसूस किया कि रीमा भी कुछ सोच में डूबी रहती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात में घर से बाहर जाती है। जब मैं उठकर देखता तो उसे घर में कहीं नहीं पाता था, लेकिन जब मैं वापस कमरे में लौटता तो देखता कि वो बिस्तर पर सो रही है। एक रात मैंने उसे उठाकर पूछा, रीमा तुम कहाँ गई थी? उसने मुझे हैरानी से देखा और कहा, अजय तुम देख नहीं रहे, मैं तो यहीं सो रही थी, बल्कि हो सकता है कि तुम ही कहीं बाहर गए हो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और कुछ जवाब दिए बिना ही अपनी जगह पर लेट गया। मुझे लगा शायद ये मेरा कोई सपना था। उस दिन के बाद से रीमा भी कुछ अजीब सी लगने लगी। वो अक्सर खोई खोई रहती। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उसने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, अजय तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो मुझे इस तरह देखती तो मैं सिर पकड़कर बैठ जाता। वो सही कह रही थी, मैं इन दिनों सच में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। इस बार मैंने ठान लिया था कि इस राज को जानकर ही रहूंगा। जब मैंने रीमा को उसके मायके छोड़ दिया तो हर बार की तरह इस बार भी असीम के घर की छत पर हूबहू रीमा की ड्रेस जैसी बैंगनी रंग की ड्रेस टंगी हुई थी। मैं कुछ सोचते हुए घर के अंदर गया और सीधे सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया। हमारी और असीम के घर की छतें एकदम सटी हुई थी। मैं थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद असीम की छत पर चला गया।
वहां टंगी हुई ड्रेस को हाथ से छूकर देखा। वो ड्रेस अभी अभी धुलकर सुखाई गई थी। मैंने चूड़ीदार के कुर्ते वाले हिस्से को हाथ से खींचकर फाड़ दिया और गुस्से से उस ड्रेस को देखने लगा। मेरा शरीर गुस्से और जलन से तप रहा था। जैसे ही मैं गया था वैसे ही वापस लौट आया और सीधे गाड़ी लेकर रीमा के मायके की ओर चल पड़ा। आज मुझे सच जानना ही था। मुझे हर हाल में इस राज को जानना था। मैं तेज गाड़ी चलाकर रीमा के घर पहुंचा। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि मैं अक्सर उनके घर आ जाता था। लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रीमा ने जो चूड़ीदार पहन रखा था वो ठीक उसी जगह से फटा हुआ था जहां से मैंने असीम के घर की छत पर टंगी ड्रेस को फाड़ा था। ये देखकर मैंने आपा खो दिया। गुस्से में मैंने रीमा के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। वो मेरे इस बर्ताव के लिए तैयार नहीं थी। थप्पड़ खाते ही वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता और भाई दौड़कर आए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैंने रीमा का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ। रीमा चिल्लाने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके माता पिता और भाई हैरान होकर मुझे देखने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, अजय क्या हुआ है? रीमा ने ऐसा क्या किया? मैं गुस्से और घबराहट में जोर जोर से सांस ले रहा था। मैंने उनसे कहा, आप लोग अपनी बेटी से पूछिए कि उसकी चूड़ीदार के साथ क्या हुआ है। वे सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी वे बोले, उसकी चूड़ीदार तो अभी गेट के कुंडे में फंसकर फटी है जब वो बाहर आई थी। रीमा अभी भी जमीन पर बैठकर रोई जा रही थी। मैं चिल्लाया, ये नहीं हो सकता। आप सब रीमा के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हैं। आप लोग उसकी मक्कारी का साथ दे रहे हैं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने रीमा को जबरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर निकाल लिया। उसके माता पिता ने मुझसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरी सुनने की ताकत खत्म हो चुकी थी। पूरे रास्ते रीमा खामोश थी, लेकिन अब मुझे उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने रीमा के बालों को पकड़कर उससे पूछा, बोल, असीम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो चिल्लाकर बोली, अजय तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन अब मुझ पर कोई काबू नहीं था। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, ये क्या पागलपन कर रहे हो अजय? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो चिल्ला रही थी, लेकिन अब उसकी बातों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। वो बार बार इनकार कर रही थी, लेकिन गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बस एक बार मान लो। मुझे लग रहा था जैसे मेरे सिर की नसें फट जाएगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि वहाँ पुलिस आ गई। उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आकर रीमा को मेरे हाथों से छुड़ा लिया। उन्होंने उसे सोफे पर बिठाया और उसका बयान लेना शुरू कर दिया। तभी मुझे हथकड़ी पहनाई गई। मैं चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, ये तो आपको थाने जाकर पता चलेगा। उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींचकर पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया। जब मुझे पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था तब मैंने साफ साफ रीमा की चीख सुनी। वो पुलिस से कह रही थी, मेरा पति पागल है, वो शुरू से ही पागलपन कर रहा है। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिसे मैंने अपने दिल और जान से चाहा था वो ऐसा कह रही थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो रीमा? जेल में मेरा ये दूसरा दिन था और रीमा ने मेरी कोई खबर तक नहीं ली। रीमा ने पुलिस को जो बातें बताई थी उन पर मेरा यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा था कि मैं पागल हूँ और पागलपन की बीमारी की वजह से उस पर अत्याचार करता हूँ। उसने ये भी कहा था कि उसके माता पिता ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस रात असीम ने ही पुलिस को फ़ोन किया था। वही असीम जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी। मैं कुछ भी सोचने और समझने के काबिल नहीं था। ये सब क्या हो रहा था? क्या सच था और क्या झूठ? रीमा ने मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया था और ना जाने मुझ पर कितने आरोप लगाए थे। मेरे माता पिता ने मुझे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। केस के मुताबिक मेरी मेडिकल जांच होनी थी और उसके बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। 2 दिन के बाद जब दिमाग के डॉक्टर ने मुझसे सवाल जवाब किए तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरी बातें सुनकर वे भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं सच में पागल हूँ। उनके इस तरह देखने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है, क्या सच में मैं पागल हूँ? उन्होंने शांत स्वर में समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर अजय, जो घटनाएं आप बता रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। कपड़ों में ऐसी अजीब समानता एक बार या 2 बार हो सकती है, बार बार नहीं। डॉक्टर बहुत शांत होकर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्से में मेरा शरीर तपने लगा। डॉक्टर साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अचानक किसी अजीब इत्तेफाक का मामला नहीं है। मैं खुद को शांत नहीं रख पा रहा था।
डॉक्टर ने मुझे शांत करने के लिए मेरी बातों में सहमति जताई, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मुझे मानसिक रोगी लिख दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे 2 महीने के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सभी मुझे दया की नज़रों से देखते थे। मैं चारों तरफ फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे सुनना पड़ता था, बेचारा कितना सुंदर लड़का था, पता नहीं कैसे पागल हो गया। जब मैं सच में पागलों की तरह बेवकूफ़ बनकर बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी समझ से परे था। शायद मैं सच में पागल हो गया था। पागल खाने में रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। तब तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया था, लेकिन एक दिन जब मुझे बताया गया कि कोई मुझसे मिलने आया है, तो मैं उठकर मिलने गया। मैंने देखा कि असीम और रीमा आए हैं। उन्हें एक साथ देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने बस इतना ही कहा, तुम दोनों साथ आए हो? असीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अजय, हम दोनों इसीलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारा गुनाह बता सकें। असीम ने अचानक मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मीता याद है? मैं आश्चर्यचकित होकर बोला, कौन मीता? असीम हंसकर बोला, यही तो है, तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे लिए लड़कियां सिर्फ एक खिलौने की तरह ही थी। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक तुमने ना जाने कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उनमें से एक थी मीता, जो मेरी छोटी बहन थी। वो आगे बोला, मीता बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी, उसका दिल बहुत कोमल था। लेकिन तुम्हारे टाइम पास वाली बात को उसने सच्चा प्यार मान लिया था। उसे लगा था कि तुम उससे शादी करोगे, लेकिन जब तुमने उसे बताया कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की। वो तो बच गई, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए बेसहारा हो गई। अब तक वो सिर्फ दवाइयों के सहारे जिंदा है। जब भी मैं अपनी बहन को इस हालत में देखता था, तो मेरे दिल में उस इंसान के लिए घृणा पैदा होती थी जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया। असीम ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर एक दिन मुझे मीता की डायरी मिली जिसमें तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। सबसे पहले मैंने तुम्हारे घर के पास एक घर खरीदा। फिर मैंने रीमा को, जो मेरे ऑफिस में एक छोटी पोस्ट पर काम करती थी और अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए संघर्ष करती थी, इस खेल में शामिल किया। रीमा बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मुझे पता था कि तुम उसे कभी मना नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तुमने रीमा को पसंद कर लिया और उससे शादी कर ली। उसके बाद मैंने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। मैंने अपनी छत पर कपड़े टांगने का नाटक किया जो तुम्हें अजीब लगते थे। ये कपड़े मैंने रीमा के कपड़े जैसे ही चुने थे। तुम्हारा ध्यान मेरे घर की छत पर गया और यही तुम्हारी तबाही की शुरुआत थी। यही नहीं, मैंने रीमा को ऐसी दवाइयाँ दी जो तुम्हें जल्दी गुस्सा दिलाने लगी। इससे तुम्हारे घर वाले और आसपास के लोग तुम्हें पागल समझने लगे। असीम की बातें सुनकर मैंने देखा कि वो बहुत खुश था। उसकी बातों में एक तरह की क्रूरता झलक रही थी। रीमा चुपचाप खड़ी थी। धीरे धीरे मेरी याददाश्त लौटने लगी। अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेरी हर प्रतिक्रिया असीम के दिए हुए नशे की दवाइयों का नतीजा था। मानसिक अस्पताल में मुझे शांत रहने की दवाइयाँ दी जा रही थीं। अब मेरे अंदर कोई पागलपन के भाव नहीं थे। आज मैं पूरी तरह से ठीक था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मुंह खोला और कहा, मीता के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी असीम। मीता और मैं सिर्फ क्लासमेट थे, लेकिन मीता जिस अजय से प्यार करती थी वो हमारे बैच का नहीं था। वो फाइनल ईयर का अजय था, जो एक अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा था। वो हर दिन एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाता था। मीता हमेशा उसी के साथ देखी जाती थी। मुझे तो कभी मीता से ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था। मीता ने यूनिवर्सिटी आना क्यों छोड़ दिया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जब तुमने मीता की डायरी में अजय नाम देखा तो दुर्भाग्य से वो मेरा नाम था। तुमने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मीता के साथ कौन सा अजय था। तुमने सीधे मुझे दोषी मान लिया और मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की ठान ली। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि मीता के साथ कौन सा लड़का था। मैंने ये सब कहते हुए खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया। मैंने वो सज़ा भुगती थी जो मैंने कभी की ही नहीं थी। मेरी कहानी सुनकर असीम और रीमा सन्न रह गए। उनके चेहरे देखने लायक थे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। उस दिन वे दोनों चले गए। 2 दिन बाद मुझे रिहा कर दिया गया था। असीम और रीमा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। जब मैंने ये सुना तो मैंने तुरंत अपने वकील से बात की और उन्हें माफ़ कर दिया। मैं जानता था कि उन्होंने अपराध किया, लेकिन रीमा ने मजबूरी में ऐसा किया था। उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके बीमार पिता का इलाज और घर के खर्च का बोझ उस पर था। वहीं असीम के दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी।
घर लौटने पर मैं हैरान रह गया। रीमा मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, अजय, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह हो तो मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने आज तक तुम जैसा इंसान नहीं देखा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहते हुए वो मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। मैंने उसे 1000 बार नफरत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू ने मेरा दिल पिघला दिया। वो अब भी मेरे दिल के करीब थी। मैंने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, रीमा, अगर तुम अपने किए पर सच में पछता रही हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं भी इंसान हूँ। हर बार माफ़ करना आसान नहीं होगा। मेरी ये बात सुनकर वो और ज़ोर से रोने लगी। ये आंसू सच्चे पछतावे के थे। इसका मतलब था कि रीमा सच में मुझसे प्यार करती थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरी इज्जत और पहचान लौट आई। अगर ऐसा ना होता तो एक गलत फहमी की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इसीलिए बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक दें ताकि मैं चैनल को आगे बढ़ा सकूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा, खुश रहें।